चुनाव आयोग बिहार चुनाव का पूरा शेड्यूल बताएगा। बिहार में 243 सदस्य विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। राजनीतिक दलों ने निर्वाचन आयोग से अक्टूबर के अंत में छठ पर्व के तुरंत बाद चुनाव कराने का आग्रह किया और इसको लेकर के अभी से कई तरह के रिएक्शंस भी सामने आने लगे हैं। अलग अलग सियासी दल क्या कह रहे हैं चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर, सुनवाते हैं। हम लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल किसी भी दल से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हम लोगों ने काम किया है। तो चुनाव का ऐलान जब भी होगा, आएगा एनडीए, छाएगा एनडीए, जीतेगा एनडीए, सरकार बनाएगा एनडीए, डबल इंजन की सरकार बिहार में रहेगी, क्योंकि बिहार तरक्की के रास्ते पे था। दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं सकता। बिहार की जनता जो पिछले 20 साल से कामकाज देखी है, अपने कामकाज पर वोट डालेगी। जो 20 साल का कामकाज है, सिर्फ हम लोग प्रॉमिस करने नहीं आए, हम लोगों का इतना बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है काम, और पहली बार बिहार को डबल इंजन सरकार का मौका मिला है। तो उस डबल इंजन का जो इफेक्ट है वो दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन पूरी तैयारी के साथ खड़ी है, सब तैयार है चुनाव के लिए और महागठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए। वो 2 फेज में कराना चाहते हैं, 1 फेज में कराना चाहते हैं। हम लोग हर तरह से तैयार हैं। इस बार की बड़ी लड़ाई है सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं, बिहार को बचाने के लिए और बिहार को बनाने की लड़ाई है। ये बिहार में डबल इंजन की निकम्मी नकारा खटारा नीति से सरकार है, इसलिए बिहार की जनता इस बार है तैयार, बनाएगी तेजस्वी सरकार। अब ये नकारा सरकार को नहीं करेगी स्वीकार। तो तरह तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं और अब से थोड़ी ही देर में चुनाव आयोग बिहार चुनाव का पूरा शेड्यूल जारी कर देगा। और कहने में इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि जितने भी सियासी दल हैं, जो भी दिग्गज हैं, उनकी अब दिलों की धड़कनें बहुत तेज हो रही होंगी, क्योंकि चुनावी बिगुल अब बस बचने ही जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ एडिटर इन चीफ IBC 24 के रविकांत मित्तल जी भी जुड़ चुके हैं। रविकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, अब से थोड़ी ही देर में बिहार विधानसभा चुनाव का पूरा शेड्यूल जारी होने वाला है। 2020 का भी हमने देखा था, बिहार इलेक्शन काफी दिलचस्प था, लेकिन 2025 आते आते पूरा ही सियासी समीकरण बदल चुका है। तो 2020 2025 कितना अलग देख रहे हैं सर आप इन दोनों चुनाव? देखिए, बिहार के जो चुनाव होते हैं ये बहुत ही दिलचस्प होते हैं, हमेशा से ही दिलचस्प होते हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है जो कि काफ़ी राजनीतिक रूप से काफ़ी वॉलेटाइल है और वहाँ की जो राजनीति है वो बहुत दिलचस्प है। उस राजनीति के जो कैरेक्टर्स हैं, जो वहाँ के उसमें जो पॉलिटिशियंस हैं, वो काफ़ी दिलचस्प होते हैं। लालू प्रसाद यादव बिहार से हैं, नीतीश कुमार हैं। तो जितने भी और जिस तरीके की उठा बैठक वहाँ पे होती रहती है राजनीति को लेके, वो और कहीं ज़्यादा राज्यों में नहीं देखी जाती। पहले यूपी में भी देखी जाती थी, लेकिन यूपी पिछले कई सालों से स्टेबल है। लेकिन आप ये देखिए कि बिहार में, चाहे हम 20 के बाद जैसा आपने पूछा या उससे हम पहले पूछें या पहले की देखें, तो नीतीश कुमार को पलटू CM के रूप में ज़्यादा जाने लगा। क्योंकि कभी वो सरकार बनाते थे बीजेपी के साथ, फिर बीच में वो तेजस्वी के साथ चले जाते थे, जो कि वहाँ की विपक्षी पार्टी RJD, या फिर कभी उन्होंने सरकार RJD के साथ बनाई और फिर वो बीजेपी के साथ चले गए। फिलहाल वो बीजेपी के साथ हैं, NDA गठबंधन की वहाँ पर सरकार है और वो कई बार मंचों से कह चुके हैं कि अब मैं बिल्कुल भी पलटूंगा नहीं, वापस नहीं जाऊंगा और इसी में रहूंगा। तो ये काफ़ी दिलचस्प है और कई राजनीतिक समीकरण बदल चुके हैं। जितने भी समीकरण बदले हैं उसके केंद्र में हमेशा नीतीश ही रहे हैं और लगातार अभी तक सबसे लंबे 18 साल से लगातार वो मुख्यमंत्री हैं। एक सबसे लंबा कार्यकाल उनका हो गया है बिहार में मुख्यमंत्री होने का। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो सब मिला के बिहार की राजनीति को बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण बनाता है, बहुत दिलचस्प बनाता है। और अभी थोड़ी देर में इस बार एक फिर से शुरू हो जाएगा, जैसे इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस करेगा, तो कि अब कौन जीतेगा, कैसे जीतेगा, क्या मुद्दे होंगे, क्या जनता को वादे करके वो सरकार में आएंगे, ये सब अभी शुरू हो जाएगा आज जैसे ही अनाउंस होंगे इलेक्शन। बिल्कुल। असर, आपने मुद्दों का जिक्र किया, तो मुद्दों के साथ जो सबसे बड़ा वहां पर SIR को लेकर के हमने देखा है कि सियासी दंगल छिड़ा हुआ है। और अभी भी जब पॉलिटिकल रिएक्शंस में सुन रही थी, तो विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि अभी भी चुनाव आयोग बीजेपी के ही सेकेंड हैंड के तौर पर काम कर रहा है। तो आपको नहीं लगता कि अभी चुनाव का तो ऐलान नहीं हुआ है तारीखों का, और उसके पहले फिर से चुनाव आयोग को घेरा जा रहा है? और वोट चोरी के मुद्दे को लेकर के आपको क्या लगता है सर, कि क्या वाकई ये इलेक्शंस को उतना इफेक्ट कर पाएंगे क्या? देखिए, अभी जो SIR जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हुआ, ये एक इलेक्शन कमीशन ने कोई ऐसा नहीं कि ये पहली बार किया हो।
ये पहले भी होते रहे हैं और पूरे राज्य में होते रहे हैं, पूरे देश में ऐसा हुआ है कि कुछ समय बाद जो इलेक्टोरल जो रोल होते हैं, जो वोट जिसको हम वोटर लिस्ट कहते हैं, उनको शुद्ध किया जाता है। शुद्ध करने का मतलब ये है कि कई लोग अगर इस दुनिया में नहीं रहे तो उनके नाम उसमें लगातार रहते हैं, कई लोग अगर एक दूसरी जगह से दूसरी जगह चले गए तो उनके नाम उसमें रह जाते हैं, उनका दो जगह वोटर आई कार्ड बना होता है। तो इस तरह की चीज़ों को सही करने के लिए SIR एक हमेशा से इलेक्शन कमीशन का एक टूल रहा है जिसको वो करते रहे हैं। लेकिन इस बार उसको विपक्षी पार्टियों ने मुद्दा बनाया और खासकर राहुल गांधी तो लगातार इस चीज़ को मुद्दा बना के रहे और यहाँ तक कि उन्होंने बिहार में वोट चोरी को मुद्दे को लेके पूरी यात्रा की, उन्होंने वहाँ पे यात्रा निकाली तेजस्वी के साथ। तो ये एक मुद्दा है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि चुनाव में ये एक बड़ा भारी मुद्दा होने वाला है। जो मुद्दा वहाँ पे होने वाला है, एक सुशासन के शब्द के साथ नीतीश कुमार आए थे, लेकिन अब विपक्षी पार्टी को कहना है कि भाई वो सुशासन बाबू नहीं रह गए, अब कुशासन बाबू हो गए हैं। दूसरा, एक वहाँ पर कोई इंडस्ट्री इतने सालों तक नहीं आ पाई, चाहे उससे पहले RJD का शासन रहा हो 20 साल का या 20 साल का नीतीश का हो, तो एक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ। रोज़गार का मुद्दा एक बहुत बड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूर इम्प्रूव हुआ है, लेकिन जो वहाँ के लोकल मुद्दे हैं, क्योंकि ये विधानसभा का चुनाव है। और एक और बात है कि बिहार में कास्ट इक्वेशंस के ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वोट डलते हैं, तो ये ज़्यादा मुद्दे भारी रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि वोट चोरी का या SIR का मुद्दा हावी रहेगा। ठीक है सर, आपने यही बात की कि जातिगत समीकरण बिहार में कितने हावी हो जाते हैं हमने अक्सर देखा है, और जातिगत जनगणना को लेकर के भी हमने देखा था कि पूरा यू टर्न लेना पड़ा मोदी सरकार को। तो OBC फैक्टर बिहार में बहुत काम करता है, तो आपको लगता है कि इस बार भी वाकई जो जातिगत समीकरण है काफ़ी हद तक इलेक्शन को प्रभावित कर पाएंगे? देखिए, बिहार के अगर हम खासकर बिहार के चुनावों की बात करें, हालांकि पूरे देश में ही चुनावों में जातिगत समीकरण होते हैं उसका असर पड़ता है, लेकिन बिहार में इसका असर कुछ ज़्यादा है और हर चुनावों में ये देखने को मिलता है। और जिस तरीके के गठबंधन अगर आप देख रहे हो कि एक तरफ NDA गठबंधन है जिसमें कि मोटे तौर पर 5 पार्टियां हैं, BJP है, आपका JDU है, हम पार्टी है जीतन राम मांझी की जो एकदम मुशर उसे आते हैं, एक आपकी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, वो भी OBC बैकग्राउंड से आते हैं, एक दलित रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान है, उनकी एक पार्टी है LJP। तो इस तरीके से एक पूरा कॉम्बिनेशन बना हुआ है और खुद जो नीतीश कुमार हैं जो कि कुर्मी जाति के हैं, उनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। दूसरी तरफ अगर हम RJD और इंडिया ब्लॉक को देखें तो उसमें कांग्रेस है जो कि जिसका इतना बड़ा प्रभाव अभी नहीं है, लेकिन जो RJD है वो हमेशा मुसलमान और यादव के वोटों पर हमेशा से वो बैंक करती रही है कि उनको, जिसको माय फैक्टर कहते हैं, तो मुस्लिम और यादव वोट उनको लगातार मिलते रहे, ऐसा उनका दावा है। लेकिन जो अति पिछड़े वाले जो बिहार में हैं, वो अभी हाल के चुनावों में देखा गया कि वो NDA की तरफ उनका रुझान ज़्यादा है। तो यही सारी वहाँ पर अब खींचतान होगी कि कौन किसके लिए। अब जैसे महिलाओं के लिए एक नया फैक्टर कई चुनावों में निकल के आया है, महिलाओं का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से करीब 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपये बांटे गए। तो ये एक नया एक फैक्टर जो महिलाओं के वोटर को आकर्षित करने का है। सर, ये भी तो क्या आपको लगता है कि इस बार आधी आबादी की पूरी भागीदारी रहेगी? क्योंकि हमने देखा है महाराष्ट्र में भी महिलाओं को जादू चला, हमने मध्य प्रदेश में भी देखा, छत्तीसगढ़ में भी देखा। तो क्या इस बार वुमेन फैक्टर, एक्स फैक्टर वाकई साबित होंगे बिहार विधानसभा चुनाव में? देखिए क्या है आकांक्षा की, ये जो महिलाओं वाला जो फैक्टर है ये मध्य प्रदेश से शुरू हुआ। हाँ। जब एक लाडली बहना योजना शुरू की शिवराज ने, और अभी भी कंटिन्यू है मोहन यादव जी की सरकार में भी, वहाँ से ये शुरू हुआ। और बीजेपी को लगा कि यार एक ऐसा मंत्र है जिसमें लगभग जो 50% लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी वर्ग के हों, वो एक मुश्त उनके पास आ जाते हैं वोट देने के लिए। तो इसलिए उन्होंने उनको हर राज्य में अपनाया, जैसा कि अभी आपने बताया, और उनको सफलता भी मिली अपेक्षित। जैसे कि हरियाणा और महाराष्ट्र जिसमें ऐसा लग रहा था कि NDA हार जाएगी, वहाँ पर वो जीत गई इस महिला फैक्टर। तो उन्होंने बिहार में ऑलरेडी अपना दिया। देखिए आपको, उन्होंने इतनी महिलाओं को बांट दिया 10-10 हज़ार रुपये। अब कैसे उनके बांटा उससे क्या होगा, लेकिन कहा तो यही जा रहा है कि ये एक वोट खरीदने के लिए रिश्वत देने जैसा है। तो ये शुरू हो गया है और इसका असर अगर दूसरी जगहों पर पड़ा तो वहाँ भी पड़ना लाजमी है। तो ये तो ऑलरेडी हथियार फेंक दिया गया है। ठीक है।